हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड MPC 101। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रोमीटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, FTIR जो होता है ये भी हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को मेजर करता है, जैसे कि हमने अभी IR में देखा था। ठीक है, तो FTIR जो है वो बिल्कुल IR की तरह ही सेम है। यहाँ पे बस एक दो कंपोनेंट जो है वो चेंज होने हैं और इन्हीं कंपोनेंट के बारे में डिटेल से आपको जानना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं अच्छे से। It also measures the absorption of infrared radiation, but it uses a different technique called Fourier transfer infrared spectroscopy। यानी कि ये भी IR रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को ही मेजर करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग टेक्निक यूज करता है। इट प्रोवाइड अ प्रिसाइज मेजरमेंट मेथड विच रिक्वायर नो एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है जिसे हमें बाहर से या बाद में किसी और तरीके की कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट, यदि हम FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो उसमें भी यही कंपोनेंट लगने होते हैं। लाइक रेडिएशन सोर्स होता है, इंटरफेरोमीटर होता है, सैंपल सेल डिटेक्टर एंड डेटा रीड आउट, जैसा कि हमने IR के इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा। यहाँ पे देखिए इसे हाईलाइट किया गया है। इट मीन्स कि वहाँ पे हम लोग मोनोक्रोमेटर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसका नाम है इंटरफेरोमीटर। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है FTIR में। बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे कि IR है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरफेरोमीटर है जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा रेडिएशन सोर्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे भी सेम रेडिएशन सोर्स यूज होंगे। नर्स्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स, इनकैंडिसेंट लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी आर्क। इनका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड है हमारा सैंपल सेल। द सैंपल सेल इज मेड अप ऑफ साल्ट लाइक KBr और NaCl दैट आर ट्रांसपेरेंट टू IR। तो सैंपल सेल हमारा जिसका बना होता है KBr का या फिर NaCl का बना होता है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा इंटरफेरोमीटर। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। अगर कोई FTIR आपको बोल रहा है तो आपके ब्रेन में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए इंटरफेरोमीटर, क्योंकि यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि द हार्ट ऑफ द FTIR इज अ माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है यही है। द मोनोक्रोमेटर इज रिप्लेस्ड बाई एन इंटरफेरोमीटर विच डिवाइड रेडिएशन बीम। तो मोनोक्रोमेटर के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं। और इसका मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, विच डिवाइड रेडिएशन बीम। ये जो बीम जाता है, रेडिएशन जाता है, उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। अब जो इंटरफेरोमीटर है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, अ मूविंग मिरर, अ फिक्स्ड मिरर, अ बीम स्प्लिटर। ठीक है, यहाँ पे 2 मिरर होते हैं जिसमें से कि एक मिरर आपका मूविंग होता है और दूसरा मिरर बिल्कुल फिक्स्ड होता है, और थर्ड होता है रेडिएशन को स्प्लिट करने के लिए बीम स्प्लिटर। ठीक है, तो ये इसके 3 कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे मिरर के बारे में देखते हैं। मिरर इन FTIR आर जनरली मेड अप मेटल का बना होता है मिरर। कॉमर्शियल FTIR यूज अ वैरायटी ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर टू मूव लाइट विद इन स्पेक्ट्रोमीटर। जो मिरर होते हैं वो फ्लैट या कर्व्ड मिरर की तरीके का होता है जो कि हम यूज करते हैं इसमें। सेकेंड है हमारा बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ मटेरियल सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जो बीम स्प्लिटर बने होते हैं वो किसका बना होता है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट है हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या होता है, तो कह रहा है डिटेक्टर क्या करता है, आपके स्पेक्ट्रम को मेज़र करता है, ठीक है ना, डिटेक्ट करता है। मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर फॉर FTIR स्पेक्ट्रोमीटर आर पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर एंड फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर। यहाँ पे 2 तरीके के डिटेक्टर को मैंने दिखाया है, पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टली रख दिया क्योंकि बिल्कुल सब चीज़ IR स्पेक्ट्रोमीटर की तरह सेम है, केवल यहाँ पे एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो है आपका इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो इनका डिटेल आप प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके का मैंने डिटेक्टर आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन। स्टूडेंट, ये है हमारा FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन।
यहाँ पे हम देखते हैं कि FTIR कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारा एक IR सोर्स होगा जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन रिलीज होगा। तो जैसे कि IR सोर्स में अभी हमने देखा नस्ट ग्लोवर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रेडिएशन निकला और इधर साइड बढ़ा। अब यहाँ पे हमारा है बीम स्प्लिटर। अब भी हमने देखा कि देखिए फिक्स्ड मिरर, बीम स्प्लिटर और मूवेबल मिरर, यही तीनों मिल के आपका क्या बनाते हैं, इंटरफेरोमीटर, ठीक है ना। यही तीनों चीज़ मिलके आपका इंटरफेरोमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे IR रेडिएशन निकला और ये गया बीम स्प्लिटर के पास। बीम स्प्लिटर क्या करेगा कि इस रेडिएशन को दो भाग में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक आपका जाएगा फिक्स्ड मिरर की तरफ और दूसरा आपका जाएगा किधर, मूवेबल मिरर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ से रे बीम स्प्लिटर की तरफ दोबारा आएगा, ठीक है। जैसे ये इधर साइड पहले गया, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा और बीम इधर साइड गया और फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न आएगा, ठीक है। तो IR रेडिएशन निकला, बीम स्प्लिटर पे गया, यहाँ पे रेडिएशन जो है स्प्लिट किया, एक फिक्स्ड मिरर की तरफ और दूसरा मूवेबल मिरर की तरफ। यहाँ से फिर से इकट्ठा होके रेडिएशन जो है हमारा सैंपल सेल की तरफ आएगा। सैंपल सेल से फिर वो रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्टर से जो भी हमारा स्पेक्ट्रम वगैरह मिलेगा वो हमारा यहाँ कंप्यूटर डेटा रीड आउट के थ्रू स्पेक्ट्रम को दे देगा, ठीक है। तो यही हमारा है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ FTIR। होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। IR सोर्स जो है हमारा, ठीक है, IR सोर्स से यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, बीम स्प्लिटर के पास जाके क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। एक कुछ रेडिएशन आपके फिक्स्ड मिरर की तरफ जाएंगे और कुछ रेडिएशन आपके मूवेबल मिरर की तरफ से आएंगे और यहीं से ये दोनों ही रेडिएशन दोनों जगह से क्या होंगे, फिर से स्प्लिटर की तरफ से आपके सैंपल की ओर आएंगे और सैंपल से डिटेक्टर की तरफ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप देखो फर्स्ट स्टेप आपका ये है IR वाला, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन आया, दूसरा कहाँ जा रहा है, बीम स्प्लिटर के पास, तो दूसरा आपका स्टेप ये है। फिर बीम स्प्लिटर से होते हुए तीसरा आपका इधर साइड आएगा सैंपल की तरफ, ठीक है ना। और चौथा आपका फिर डिटेक्टर से पास होगा और यहाँ पे पांचवा आपको डेटा रीड आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ FTIR। बहुत ही ईजी था, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पे फिक्स्ड मिरर, बीम स्प्लिटर और मूवेबल मिरर है, यही इंटरफेरोमीटर है, ठीक है, FTIR का मेन कंपोनेंट। ब्लॉक डायग्राम से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा IR सोर्स गया, इंटरफेरोमीटर से के पास जाएगा, वहाँ से इंटरफेरोमीटर से फिर वो सैंपल पे आएगा, सैंपल के बाद वो रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्टर उसे रीड करके डेटा रीड आउट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इन IR। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे दिया गया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी फ्रॉम देयर नॉर्मल वैल्यूज आर कपल्ड वाइब्रेशन, फर्मी रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे यही ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। आइए इन्हें वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कपल्ड वाइब्रेशन। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कपल्ड वाइब्रेशन क्या होता है। तो देखिए अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसमें यदि एक ही टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कि इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, तो ऐसे बॉन्ड के बीच में आपका क्या होगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में या तो ये बॉन्ड सिमेट्रिकल तरीके से दिखाएगा वाइब्रेशन या तो असिमेट्रिकल तरीके से दिखाएगा, ठीक है, या फिर सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल, कोई एक ही तरीके का वाइब्रेशन शो करेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें देखिए यहाँ पे CH एक नहीं बल्कि दो हो, ठीक है, इसी कार्बन से एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इधर, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये वाला चाहे ये वाला कोई एक, ठीक है, या तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो कर सकता है या तो असिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो करेगा, ठीक है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यदि आपका सेम टाइप का एटम बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कार्बन सेंट्रल एटम से यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही लगाओ, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इनमें से कोई एक सिमेट्रिकल शो करेगा वाइब्रेशन और कोई एक असिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो करेगा।
तो जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो करता है वो कब होता है, तो एट लोअर वेव नंबर। जब लोअर वेव नंबर होता है तो वो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो करेगा, और यदि हायर वेव नंबर हुआ तो वो असिमेट्रिकल वाइब्रेशन करेगा। तो ऐसे ही कंपाउंड जिसमें कि दोनों तरीके का आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाए, इसी को बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। और यही कपल्ड वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है, अफेक्ट करता है हमें। तो इसी को बोलते हैं मेन कपल्ड वाइब्रेशन, जिसमें सेंट्रल एटम से सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एक आपका सिमेट्रिकल शो करेगा, एक असिमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वही पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है कि एन आइसोलेटेड CH बॉन्ड हैज़ ओनली वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर केवल एक ही आइसोलेटेड CH बॉन्ड है तो केवल एक ही तरीके का वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करेगा, चाहे तो सिमेट्रिकल चाहे तो असिमेट्रिकल। बट इन AX2 सिस्टम लाइक CH2, NH2, CO2 इट हैज़ टू फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विच वन इज सिमेट्रिकल एंड अदर वन इज असिमेट्रिकल। यानी AX2 सिस्टम का कहने का मतलब है कि सेंट्रल एटम से X2 मतलब सेम एटम अटैच हो, लाइक CH2 हो गया, या यहीं पे अगर N कर दिया जाए नाइट्रोजन लगा के NH2। तो ऐसे केस में जो होते हैं, एक आपका सिमेट्रिकल शो करेगा तो दूसरा आपका असिमेट्रिकल वाइब्रेशन शो करता है। इन सच केसेस असिमेट्रिक वाइब्रेशन ऑलवेज अकर एट हाई वेव नंबर कंपेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो जब असिमेट्रिक वाइब्रेशन जो होता है वो हमेशा कब होता है, हायर वेव नंबर पे होता है, ठीक है। और जो सिमेट्रिक होता है वो हमेशा लोअर पे होता है, ठीक है। सिमेट्रिक किस पे होता है, लोअर वेव नंबर पे होता है, ठीक है। यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल है। सेम अभी जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए सिंगल है, ठीक है, आइसोलेटेड CH बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक तरीके का आपका वाइब्रेशन होगा, ठीक है, स्ट्रेचिंग होगा, लेकिन कोई एक तरीका, आइदर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। और यहाँ पे अगर AX2 सिस्टम है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कोई एक बॉन्ड सिमेट्रिकल शो करेगा, कोई दूसरा बॉन्ड क्या करेगा, असिमेट्रिकल करेगा। जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होता है वो लोअर वेव नंबर पे होता है, और जो असिमेट्रिकल होते हैं वो हायर वेव नंबर पे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। दूसरा फैक्टर है हमारा फर्मी रेजोनेंस, जो कि हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, व्हेन फंडामेंटल बैंड एंड ओवरटोन आर मिक्स्ड देन टू न्यू पीक्स आर जनरेटेड विद इक्वल इंटेंसिटी विद गैप अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्मी रेजोनेंस में आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने कुछ भी भूल जाइए, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है। अगर आप इसे याद रखोगे तो आप पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर ले जाओगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि फंडामेंटल बैंड जो होता है और ओवरटोन जब मिक्स्ड होते हैं तभी फर्मी रेजोनेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बैंड क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, और फर्मी रेजोनेंस किसे कहते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो फर्मी रेजोनेंस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने पे होता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तभी हमारा फर्मी रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो टर्म देखा, एक फंडामेंटल बैंड और दूसरा हमने देखा ओवरटोन। अब यहाँ पे समझते हैं कि फंडामेंटल बैंड क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इधर साइड एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जीरो से V1 में ट्रांसफ़र करेगा तब हम इस यहाँ पे शो होगा हमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब अगर V नॉट से V1 में जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है, V नॉट से V1 में जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन V नॉट से डायरेक्ट V2 में जाए, ठीक है, डायरेक्ट V2 में जाए, तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ओवरटोन। समझ गए आप? इसका मतलब जस्ट डबल अगर जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये V नॉट से V1 में था तो इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर V नॉट से डायरेक्ट V2 में जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट ओवरटोन। यानी इसे अगर हम हटा दें, V2 से हमारा स्टार्ट होगा, V नॉट से V2 गया तो फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अगर ऐसे ही V नॉट से डायरेक्ट V3 चला गया, V3, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ओवरटोन। सेम हियर, अगर V नॉट से ये V4 में चला गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, थर्ड ओवरटोन। अब ध्यान देना, जितने
V4 में जा रहा है तो उससे एक कम नंबर का ओवरटोन वहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर V3 में जा रहा है तो ओवरटोन की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। अगर V2 में जा रहा है तो यहाँ पे 2 है तो ओवरटोन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ कि V0 से हमारा डायरेक्ट बताइए V5 में जा रहा है तो कौन सा ओवरटोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे फोर्थ ओवरटोन, ठीक है। फोर्थ ओवरटोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही डिफरेंस है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन में। अगर V0 से V1 में जा रहा है तो ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शो करेगा, और यदि वो V0 से V2 में जाएगा तो फर्स्ट ओवरटोन, V0 से V3 में जा रहा है तो सेकेंड ओवरटोन, V0 से V4 में जा रहा है तो हमारा थर्ड ओवरटोन, ऐसे ही होता है। तो ये डिफरेंस है हमारा, यही आपका मेन चीज़ है, मेन पार्ट है फर्मी रेजोनेंस का, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम V0 टू V1। यदि V0 से V1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। और ओवरटोन क्या होता है, तो कह रहा है ओवरटोन अकर्स व्हेन अ वाइब्रेशनल मोड इज एक्साइटेड फ्रॉम और व्हेन द मॉलिक्यूल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जब मॉलिक्यूल आपका ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यानी V0 से जब मॉलिक्यूल आपका सीधे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे हमारा बनता है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, एंड विच कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, एंड V0 टू V3 द सेकेंड ओवरटोन। और यदि V0 से डायरेक्ट वो ट्रांजिशन उसका होता है कहाँ पे, V3 में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे शो किया है, अगर आप समझ जाओ तो V0 था, V1, V2, V3, यहाँ पे आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है V1 में, ठीक है। तो ये आपका शो कर रहा है ब्लू वाला पूरा ये एरिया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर से जो है इसको आप देखो तो ये क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, V2 ट्रांजिशन में, ठीक है। तो V2 ट्रांजिशन में जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या बनाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे ही V0 से ये हमारा कहाँ जा रहा है, V3 ट्रांजिशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ओवरटोन बनाएगा, ठीक। इधर साइड हम एनर्जी शो करते हैं और इधर साइड हम बॉन्ड लेंथ शो करते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच इंक्लूड इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के भी कारण जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। कैसे, तो अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, या तो प्लस आई इफेक्ट करता है या माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्लस आई है यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगा हुआ है किसी कंपाउंड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को कैसे अफेक्ट करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है किसी कंपाउंड के ऊपर तो वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए जैसे यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे H को हमने रिप्लेस कर दिया है CH3 से, ठीक है। तो यहाँ पे H और CH3 में आप देखोगे तो इन दोनों के कंपेयर में CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ज़्यादा, ठीक है। ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा करता है तो क्या करेगा, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर देगा। तो आप देख रहे हो कि ये क्या, ये 1750 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं 1745 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं कम हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सेम इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट भी प्लस एम होता है और माइनस एम होता है। तो जो प्लस एम शो करते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी को ये भी डिक्रीज कर देते हैं, और जो माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, इन आर्थो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन टू एटम्स इन्फ्लुएंस ईच अदर थ्रू स्पेस इंटरेक्शन एंड चेंज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द ग्रुप। यदि किसी कंपाउंड में आर्थो सब्सटीट्यूट कंपाउंड है यदि, ठीक है ना, आर्थो पोजीशन पे यदि कोई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड लगा हुआ है तो इनका लोन पेयर जो होता है ये
आपस में इंटरेक्शन करके आपके फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से अल्टर कर देते हैं, ठीक है। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में आपको फील्ड इफेक्ट देखने को मिलता है। लास्ट हमारा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कैसे करता है? एच बॉन्डिंग चेंजेस द पोजीशन एंड शेप ऑफ IR एब्जॉर्प्शन बैंड, इट डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर में क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि क्या करता है, गिव ब्रॉडबैंड डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और कैसा देगा, पीक आपका ब्रॉड पीक, मतलब कि जब आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो कुछ पीक ऐसे चौड़ा सा जाएगा, ठीक है, ये ब्रॉड पीक देगा। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये देखिए एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि सेम इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में ही बॉन्डिंग करने लगे, तो इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गिव शार्प बैंड, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर आप देखोगे शार्प बैंड का कहने का मतलब है कि जो पीक आएगा बिल्कुल ऐसे शार्प जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो शार्प है, तो यही आपका कह रहा है कि गिव शार्प बैंड, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर का ये फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेजेस, लास्ट एंड सिक्स्थ पेज। स्टूडेंट्स आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।